कभी सोचा है कि कैसे एक राज्य, बस एक किंगडम, अपनी सरहदों को पार करके कुछ बहुत बहुत बड़ा, एक सुपर पावर बन जाता है? कैसे एक राजा सिर्फ राजा नहीं रहता, बल्कि राजाओं का राजा यानी सम्राट कहलाता है? तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि यह जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, कि कैसे कुछ राज्य विशाल साम्राज्यों में बदल गए। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम उस दौर के सबसे शानदार शहरों में से एक पाटलिपुत्र में हैं। आज के पटना के पास बसा ये शहर ऊंची ऊंची लकड़ी की दीवारों, 64 दरवाजों और 5700 टावर से घिरा है। मतलब इसकी हलचल भरी सड़कें एक उभरती हुई महाशक्ति की कहानी सुना रही हैं। तो आ गए हम अपने मेन सवाल पर। वो सीक्रेट रेसिपी क्या है जो एक राज्य को साम्राज्य में बदल देती है? ये सिर्फ जमीन जीतने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेड है। ठीक है, तो इस अपग्रेड को डिकोड करने के लिए पहले ये समझना होगा कि एक एम्पायर, एक साम्राज्य आखिर होता क्या है। चलिए इसके ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक साम्राज्य कई छोटे बड़े राज्यों और इलाकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसे एक ही पावरफुल रूलर कंट्रोल करता है। एम्पायर शब्द लैटिन के इम्पेरियम से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, और इस पावर को रखने वाला कहलाता था सम्राट या राजाधिराज, मतलब राजाओं का राजा। अब देखिए, सम्राट बनना कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ तो आपको एक विशाल सेना को मेंटेन करना है, तो दूसरी तरफ टैक्स वसूलने और कानून व्यवस्था संभालने के लिए अफसरों का एक पूरा नेटवर्क चलाना है। ये कुछ एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होने जैसा था, जिसकी ब्रांचेस पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हों। और हाँ, किसी भी सीईओ की तरह एक सम्राट जानता था कि इस विशाल शाही इंजन को चलाने के लिए लगातार फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और वो फ्यूल था पैसा और रिसोर्सेज, जो आते थे बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रेड यानी व्यापार से। ये जो ट्रेड रूट्स थे ना, ये साम्राज्य की धमनियों की तरह थे, जिनमें दौलत और सामान का खून दौड़ता था। ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ कोई मामूली सड़कें नहीं थीं। उत्तरापथ उत्तर में तक्षशिला से लेकर पूर्व में बंगाल के बंदरगाहों तक जाता था, और दक्षिणापथ वो उत्तर भारत को दक्षिण के मसालों और मोतियों से जोड़ता था। इन पर जिसका कंट्रोल, समझ लीजिए इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल। और व्यापार किस चीज का होता था? अरे वाह, बेहतरीन कपड़े, खुशबूदार मसाले, कीमती रत्न और यहां तक कि लड़ाई के लिए ट्रेंड हाथी भी। इन चीजों की डिमांड देश विदेश में इतनी जबरदस्त थी कि इस इलाके की इकोनॉमी लगातार मजबूत होती गई और ये व्यापार का एक बड़ा हब बन गया। लेकिन ये व्यापारी सब कुछ अकेले नहीं करते थे। उन्होंने श्रेणी नाम के बड़े कमाल के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ये श्रेणियां सिर्फ व्यापारियों के ग्रुप नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर थे। ये लोग कीमतें तय करते, क्वालिटी कंट्रोल करते और यहां तक कि अपने मेंबर्स के लिए बैंक की तरह भी काम करते थे। कमाल की बात तो यह है कि राजा भी इनके नियमों में ज्यादा दखल नहीं देता था। तो अब जब हम जानते हैं कि एक साम्राज्य बनाने की रेसिपी में क्या क्या लगता है, तो चलिए भारत के पहले बड़े अटेम्प्ट पर नजर डालते हैं, नंदवंश। इसे एक प्रोटोटाइप की तरह समझिए, जिसमें कुछ चीजें सही थीं पर कुछ बड़ी गड़बड़ियां भी थीं, जिनसे आगे चलकर दूसरों ने सीखा। और इस कोशिश का सेंटर था मगध। मगध के पास किस्मत से सब कुछ था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन, हथियार बनाने के लिए पास की पहाड़ियों से लोहा, कंस्ट्रक्शन के लिए जंगलों से लकड़ी और सेना के लिए हाथी। ये जगह मानो साम्राज्य बनने के लिए ही बनी थी। नंदवंश ने इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खूब दौलत जमा की। उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनका आखिरी सम्राट धनानंद बहुत लालची और क्रूर था। उसने लोगों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि वो बहुत अनपॉपुलर हो गया। मतलब उनके पास दौलत की ताकत तो थी, पर लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। नंदवंश की यही कमजोरी एक नए और कहीं ज्यादा मजबूत साम्राज्य के उदय की वजह बनी। अब बात करते हैं मौर्यों की, जिन्होंने साम्राज्य बनाने के फॉर्मूले को न सिर्फ समझा, बल्कि उसे परफेक्ट कर दिया। इस महान बदलाव के पीछे दो शानदार दिमाग थे। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक युवा और जोशीले लीडर जिन्होंने धनानंद की सत्ता को चैलेंज करने की हिम्मत की, और उनके साथ थे उनके गुरु कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जिनका सपना एक अखंड और सुशासित भारत का था। और नतीजा खुद देख लीजिए। ये स्लाइड सब कुछ बता रही है। बाईं तरफ है नंद साम्राज्य और दाईं तरफ मौर्य साम्राज्य। ये जो विस्तार है, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है।
चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने न सिर्फ नंदों को हराया, बल्कि साम्राज्य को इतना फैलाया जितना भारतीय इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अपग्रेड अब वाकई पूरा हो चुका था। तो ये तो समझ आ गया कि साम्राज्य कैसे बना, पर एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है। इतनी मुश्किलों के बावजूद कोई शासक एक साम्राज्य बनाने का सपना देखता ही क्यों है? आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी है? देखिए, इसके पीछे की वजह बहुत गहरी और पावरफुल थी। कुछ शासक चाहते थे कि इतिहास उन्हें हमेशा याद रखे। दूसरों के लिए ये विशाल रिसोर्सेज पर कब्जा करने और अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को टॉप पर पहुंचाने का एक तरीका था। और हाँ, बेहिसाब दौलत और अनलिमिटेड पावर की चाहत तो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रही है। लेकिन शायद मौर्यों की सफलता का असली राज कौटिल्य के अर्थशास्त्र में छिपा है। ये है उनका सप्तांग, यानी राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत। एक काबिल राजा, वफादार मंत्री, खुशहाल जमीन और लोग, मजबूत किले, भरा हुआ खजाना, एक ताकतवर सेना और भरोसेमंद दोस्त। कौटिल्य के हिसाब से एक कामयाब और टिकाऊ राज्य के लिए ये 7 चीजें सबसे जरूरी थीं। और चलिए कौटिल्य के इसी गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये एक पावरफुल कोट है जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी साम्राज्य या राज्य की असली नींव उसके लोग और उसकी जमीन होती है। ये एक ऐसा सच है जो हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही सच है।